मित्रों नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राज्य का अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य में किस किस प्रकार का जो अपवाद तंत्र पाया जाता है, कौन कौन सी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थान, उनका मोहना कहाँ कहाँ है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए, राजस्थान का अपवाद तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। सबसे पहले मैं दोस्तों बता देता हूं कि अपवाद तंत्र क्या है। अपवाद तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी, ये मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, ये उसका उद्गम स्थान है और ये संगम यानी उनका इस नदी का मुहाना है। ये मेन रिवर है, मुख्य नदी। जब मुख्य नदी में उनकी कोई सहायक नदियां आकर के जल विसर्जन करती हैं, तो मुख्य नदी में उसकी जो सहायक नदियां आकर के जल विसर्जन करती हैं, तो सहायक नदियों का ये उद्गम स्थान और ये जल विसर्जन यानी मुहाना, ये उद्गम स्थान और ये मुहाना। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाह है, ये मुख्य नदी का प्रवाह क्षेत्र है और ये उनकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। तो ये पूरा जो प्रवाह क्षेत्र है ये अपवाद तंत्र कहलाता है। यानी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपवाद तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब राजस्थान में कौन कौन सा जो अपवाद तंत्र पाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाद तंत्र पाया जाता है। 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? जिसमें पहला है आंतरिक अपवाद तंत्र। आंतरिक अपवाद तंत्र। दूसरा राज्य में पाया जाता है वो है अरब सागरीय अपवाद तंत्र। तीसरा जो राज्य में अपवाद तंत्र पाया जाता है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। तो राज्य में 3 तरह का अपवाद तंत्र पाया जाता है और सर्वाधिक राज्य में आंतरिक अपवाद तंत्र पाया जाता है। यानी आंतरिक अपवाद तंत्र में 60% हिस्सा है। ठीक है। इसके पश्चात अरब सागरीय जो अपवाद तंत्र है ये 17% क्षेत्र में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाद तंत्र है ये 23% इसका हिस्सा है। यानी सर्वाधिक राज्य में आंतरिक अपवाद तंत्र, दूसरे स्थान पर बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र और तीसरे स्थान पर अरब सागरीय अपवाद तंत्र पाया जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें से पढ़ते हैं आंतरिक अपवाद तंत्र के बारे में। तो आंतरिक अपवाद तंत्र, आंतरिक अपवाद तंत्र दोस्तों किसे कहते हैं कि वे नदियां जो अपना जल विसर्जन किसी समुद्र या सागर में न करके आंतरिक भागों में कर देती है, यानी उसका जल किसी झील आदि में समाहित हो जाता है, किसी भूभाग के आंतरिक भागों में समाहित हो जाता है, उसे आंतरिक अपवाद तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब राज्य में आंतरिक अपवाद तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं उसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से जो राज्य की जो नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की सभी इस ट्रिक में आ जाएगी। वो है रूपा काका सा, घर में खांड खारी। रूपा काका घर में खांड खारी,
ये दोस्तों ट्रिक बनाइए, इसमें आंतरिक प्रवाह की सभी नदियों के नाम छिपे हुए हैं। जैसे कौन कौन से, देखिए यहाँ पर रूपा से मतलब है 2 नदियाँ आ जाएगी, रूपा रेल और रूपनगढ़, ये दोनों नदियाँ हैं, ध्यान रखना। इसके पश्चात यहाँ का से मतलब है काकनी, और इसके बाद वापस का आया, इसका मतलब है कांतली। फिर सा से मतलब है यहाँ पर साबी, और गर से यानी गग्गर, का मतलब है गग्गर, और मैं से मतलब है यहाँ पर मेंढा, और खांड से खंडेल, और खारी नदी का नाम है खारी, याद रखना। तो खारी, तो ये कुछ नदियों के नाम हैं जो राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र बनाती हैं, यानी रूपारेल, कांकनी, कांतली, रूपनगढ़, साबी, गग्गर, मेंढा और खंडेल। चलिए इन सभी नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो ये नदियां हैं जो मैं गोल घेरा लगा रहा हूँ, इनको दोस्तों देखिए एक बार, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेल और ये खारी। ये जो 4 नदियां हैं, ये 4 नदियां सांबर झील में अपना जल विसर्जन करती है। कौन सी झील में करती है? सांबर झील। तो सांबर झील के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट में। तो ये 4 नदियां क्लियर हो जाएगी एक साथ। सांबर झील झील का जो निर्माण दोस्तों चौहान वंश के शासकों ने करवाया था। कौन से वंश के शासकों ने करवाया है? चौहानों ने करवाया था, चौहान वंश के शासकों ने करवाया था। और ये झील है राज्य के 3 जिलों में फैली हुई है दोस्तों। कितने जिलों में? 3, जयपुर, अजमेर और तीसरा जिला है नागौर। लेकिन आधिकारिक रूप से दोस्तों जयपुर जिले में ही ये मानी जाती हैं। आधिकारिक रूप से कौन से जिले में स्थित हैं? जयपुर में। तो सांबर झील में 4 नदियां हैं, वो अपना जल विसर्जन करती हैं। कितनी नदियां? 4 नदियां। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। तो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? रूपनगढ़, खारी, मेंढा और खंडेल। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेंढा है ये उत्तर दिशा से राज्य इस सांबर झील में प्रवेश करती हैं। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा में। यहाँ पर हर्ष की पहाड़ी है सीकर में। कहाँ पर? हर्ष की पहाड़ी सीकर में इस नदी का उद्गम स्थान है मेंढा। और मेंढा नदी दोस्तों सर्वाधिक सांबर झील में नमक की मात्रा लाती है। नमक की मात्रा सर्वाधिक लाने वाली जो नदी है वो है मेंढा। जो कहाँ से उसका उद्गम होता है? हर्ष की पहाड़ी सीकर से। अब दूसरी, यानी ये राज्य उस सांबर झील में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उसके पश्चात दक्षिण दिशा से जो प्रवेश करती है जो जल विसर्जन, वो उस नदी का नाम है रूपनगढ़। कौन सी नदी? रूपनगढ़ है। वो दक्षिणी दिशा से सांबर झील में प्रवेश करती है, अपना जल विसर्जन करती है। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम स्थान है नागपहाड़ी। नागपहाड़ी कहाँ है दोस्तों? अजमेर। नागपहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी। तो रूपनगढ़ के पास ही अजमेर से ही खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी का भी उद्गम अजमेर के पास से ही होता है। उसके पश्चात जो खंडेल है, ये भी खंडेला की पहाड़ी सीकर से इस नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ी। तो ये 4 नदियाँ हैं दोस्तों। ये 4 नदियाँ हैं जो सांबर झील में अपना जल विसर्जन करती हैं। अब देखिए
सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर एक कारखाना भी 1964 में लगाया गया है। उसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड। साल्ट लिमिटेड कारखाना को भी लगाया गया है। कब लगाया गया है? 1964 में। ये सांबर झील राज्य का 92% नमक उत्पादन करती है। राज्य का लगभग 92% नमक उत्पादन करती है और भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। इस सांबर झील में देवयानी नामक तीर्थ स्थल भी है। देवयानी तीर्थ स्थल, ये भी दोस्तों याद रखना, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ है? सांबर झील में है। तो ये थी खारे पानी की झीलें सांबर, और सांबर में 4 राज्य की आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं वो जल विसर्जन करती है, जिसका नाम है खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और मेंढा। अब हम पढ़ेंगे अन्य आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं घग्गर के बारे में। कौन सी नदी? घग्गर। घग्गर नदी। देखिए दोस्तों, ये राज्य का जो मानचित्र बना रहा हूँ मैं, और इस मानचित्र में घग्गर नदी का प्रभाव किस तरह से कैसे है इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। अब देखो दोस्तों, राजस्थान का पड़ोसी यहाँ राज्य आ गया हरियाणा। हरियाणा से इधर जो राज्य आ गया वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी भूभाग है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों के पास एक स्थान है जिसका नाम है कालका स्थान। कौन सा स्थान? कालका स्थान। कालका, इस कालका स्थान के पास से इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ से उद्गम होकर के ये हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। हरियाणा राज्य में एक मोड़ बनाती हुई वहाँ पर ओडू झील का निर्माण करती है। कौन सी झील? ओडू झील का निर्माण करती है हरियाणा में। इसके पश्चात वो चंडीगढ़ से पास होकर के राज्य के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में। और वो स्थान का नाम है टिब्बी। कौन सा? टिब्बी तहसील के पास ये राज्य में प्रवेश करती है। प्रवेश करते समय ही यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। तो 2 झील का निर्माण करती है। एक तो ओडू झील जो हरियाणा राज्य में है, दूसरी जो तलवाड़ा झील वो हनुमानगढ़ राजस्थान राज्य में है। यहीं पर इस नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। और ये नदी हनुमानगढ़ में के बाद ये गंगानगर के सूरतगढ़ के पास जाकर के भूमि में विलीन हो जाती है। लेकिन अधिकांश समय इसमें यदि अच्छी बारिश हो जाती है तो कभी कभी इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में भी इसका पानी पहुंच जाता है। जब वर्षा की अधिकता होती है उस समय इसका पानी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है, अन्यथा ये सूरतगढ़ के आसपास भूमि में विलीन हो जाती हैं। इस नदी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको चौतांग के नाम से भी जाना जाता है। चौतांग नदी, मृत नदी भी कहते हैं, डेड रिवर भी इसको कहा जाता है। इसको नट नदी भी कहा जाता है। इसको सोतर
चौतांग, मृत, नट, सोतर, नाली और अकरा, ये सभी इस नदी के अन्य नाम हैं। यानी इसको अन्य बहुत सारे नामों से इसको भी जाना जाता है। और इसको वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती या द्वेषवती भी कहा जाता था। सरस्वती या द्वेषवती नाम से भी इसको जाना जाता था। कौन से काल में? वैदिक काल में। किस नदी को कहा जाता था? गग्गर नदी को। और गग्गर नदी राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान के अलावा पाकिस्तान देश में भी इसका प्रवाह है। यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान, इन सभी में इसका प्रवाह क्षेत्र फैला हुआ है। और राज्य के अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी। इस नदी की जो लंबाई है वो 324 लगभग 324 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपको नदियों की लंबाई लगभग अधिकांश नहीं बताऊंगा, क्योंकि नदियों की लंबाई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है और राजस्थान सर्वे विभाग ने भी उसकी लंबाई अलग बताई है। तो कुछ जो नदियाँ जो मोस्ट है उनकी ही लंबाई मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी गग्गर नदी। और गग्गर नदी के किनारे ही बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में आया हुआ है। कौन सा दुर्ग आया हुआ है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। अब हम नेक्स्ट जो नदी पढ़ते हैं वो है काकनी। कौन सी नदी? काकनी नदी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र में काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र मैं आपको बताता हूँ कि काकनी नदी कहाँ, कैसे, किस तरह से, कहाँ से प्रवेश होती है। तो काकनी नदी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ जैसलमेर के पास एक गांव है कोटरी। कहाँ? कौन सा गांव है? कोटरी गांव से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? काकनी नदी। काकनी। इसको काकने भी ना कहा जाता है, काकने भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम मसूरदी भी है। क्या नाम है? मसूरदी। ये राज्य की सबसे छोटी अंत प्रवाह की नदी है। याद रखना, अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी थी गग्गर और सबसे छोटी नदी है काकनी, ये याद रखना। इसके बाद यानी कोटरी गांव से उद्गम होने के पश्चात ये यहाँ पर जैसलमेर में एक झील है जिसका नाम है बूझ झील। कौन सी झील? बूझ झील के पास अपना जल विसर्जन करती है। कभी कभार बारिश अधिक होने के कारण इसका पानी जैसलमेर में मीठा खाड़ी तक भी पहुँच जाता है। मीठा खाड़ी तक। इसकी लंबाई यहाँ पर बूझ झील तक 17 किलोमीटर है और फिर उसके आगे कभी कभार इसकी लंबाई 27 किलोमीटर भी बताई जाती है। अब देखिए, तो ये है काकनी या काकने नदी, जिसको मसूरदी के नाम से जाना जाता है। राज्य की अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये। आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कांतली नदी का जो उद्गम सीकर में खंडेला की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है? खंडेला की पहाड़ी, सीकर। यहाँ से उद्गम होने के पश्चात ये झुंझुनू जिले में चली जाती है। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में चली जाती है। यानी इसका प्रवाह सीकर और झुंझुनू जिले में होता है। इसके पश्चात ये झुंझुनू जिले में जाकर के झुंझुनू जिले को दो भागों में डिवाइड करती है, बांट देती है। कौन से जिले को? झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तोरावटी बेसिन। और लगभग इसकी जो लंबाई है 100 किलोमीटर के आसपास है। तो ये थी कांतली नदी। अब हम पढ़ेंगे साबी नदी के बारे में। साबी नदी। साबी नदी का जो उद्गम है जयपुर में खंडेला की पहाड़ी के पास से होता है।
सावी नदी का जो उद्गम है जयपुर में सेवर की पहाड़ी से होता है, सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी के उद्गम होने के पश्चात ये अलवर जिले में चली जाती है। इन जयपुर के पश्चात ये अलवर जिले में जाती है और अलवर के बाद हरियाणा में पाटौदी के स्थान के पास जाकर के भूमि में विलीन हो जाती है। पाटौदी हरियाणा में। ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। राज्य की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो याद रखना सावी नदी के बारे में, उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर, और जयपुर के पश्चात अलवर जिले में चली जाती हैं। अलवर के बाद हरियाणा में पाटौदी स्थान पर भूमि में विलीन हो जाती है। और ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब अन्य नदी है वो है रूपारेल। रूपारेल नदी का भी उद्गम अलवर जिले में होता है, यानी अलवर जिले के थाना गाजी स्थान है, वहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी। इसके पश्चात ये भरतपुर जिले में चली जाती है। कहाँ पर? भरतपुर जिले में। और भरतपुर जिले में एक बांध है जिसका नाम है मोती झील बांध। और मोती झील बांध में इस नदी का संगम होता है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। इस नदी को लसवारी और वराह के नाम से भी जाना जाता है। लसवारी और वराह। इस नदी को लसवारी और वराह के नाम से भी जाना जाता है। उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है और जो मोती झील बांध में समाहित हो जाती है। मोती झील बांध भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहलाता है। भरतपुर जिले की जीवन रेखा। इस प्रकार राजस्थान का जो आंतरिक प्रवाह इन नदियों के विस्तृत अध्ययन के साथ ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवा तंत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों अब तैयार हो जाइए। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 प्रश्न पूछे थे और आपको तीनों प्रश्नों के सही जवाब देने थे इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसी भी अभ्यर्थी का तीनों प्रश्न सही नहीं हुए। कुछ अभ्यर्थियों ने 1 या 2 प्रश्न के सही आंसर दिए हैं। तो उन प्रश्नों के सही आंसर इस प्रकार थे। देखिए, पहला प्रश्न था कि राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का जो प्रतिशत है वो किस जिले में है? वो है राजसमंद। सर्वाधिक क्षेत्रफल तो जैसलमेर जिले में, और यदि प्रतिशत की बात करें तो राजसमंद जिले में व्यर्थ भूमि का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न था कि मिट्टी की रेंगती मृत्यु यानी मिट्टी का क्षय रोग किसे कहा जाता है? तो मिट्टी में उत्पादकता की कमी ही मिट्टी की रेंगती मृत्यु है, मिट्टी का क्षय रोग है। तीसरा प्रश्न था केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण कार्यालय राज्य के किस जिले में है? वो था जयपुर जिले में केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण का कार्यालय है। तो ये तीनों प्रश्न थे।
अब तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो के 3 प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों के आपको सही जवाब इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। और सबसे पहले तीनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले का नाम इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल में नाम लिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए। जिसमें पहला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता की जननी किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तीसरा प्रश्न, थार रेगिस्तान का उपहार किस झील को कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है? तो दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।